नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। क्लोजिंग बज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बाजार में गिरावट है, थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, कल एक दिन था जब बाजार में हमने 8 दिन के बाद एक हरे निशान के साथ क्लोजिंग बनती हुई देखी, लेकिन आज बाजार फिर से मंदड़ियों की चपेट में आ गया। भारी उठापटक आज हमने बाजार में बनती हुई देखी, लेकिन फिर से बाजार लाल निशान के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया है। तो अब बाजार को कौन बचाता हुआ दिखेगा? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे बाजार में गिरावट थम सकती है, या फिर ये जो लाल निशान है उससे हमारा पीछा छूट जाएगा? इसी का जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे। शो में हमारी मदद करेंगे पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी, जो कि हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मनी 9 पर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो पहले एक बार आपको बता देते हैं कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, क्यों हम कह रहे हैं कि बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, या बाजार में ऐसा क्या हुआ है कि अब हम ये सोचने लगे हैं कि बाजार को अब कौन बचाता हुआ दिखेगा। क्योंकि ज्यादातर इवेंट्स बीत चुके हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे वो अर्निंग्स हो, फेड की बैठक हो, आरबीआई की बैठक हो, सारी चीजें जो है वो हो चुकी हैं। और मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की बैठक भी हो चुकी है। मोदी साहब का जो यूएस का दौरा है वो भी खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआई की जो बिकवाली है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और आज भी हमने देखा, भारी उठापटक के बाद बाजार आखिरकार गिरावट के साथ, लाल निशान के साथ ही जाकर बंद होता हुआ दिखा है। केवल एक दिन की रिकवरी हमने देखी, उसके बाद फिर से आज बाजार में लाल निशान छा गया। भले ही छोटी गिरावट थी, निफ्टी 14 पॉइंट ही गिरा, सेंसेक्स 29 पॉइंट गिरा और बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की गिरावट थी, लेकिन आखिरकार क्लोजिंग लाल निशान के साथ ही देखने को मिली। हम खुले जरूर 22,963 के आसपास थे, लेकिन उसके बाद निफ्टी 22,801 के स्तर तक नीचे फिसल गया था। तो आज हमने इंट्राडे में भी जो 22,800 का लेवल है वो नहीं तोड़ा, और उसी के पास आप देखिए तो चौथे दिन लगातार हमने एक जो सपोर्ट है वो बनता हुआ देखा। तो 3 दिन से हम देख रहे थे कि 22,800 टूटा था, लेकिन आज 22,800 भी नहीं टूटता हुआ दिखा, और वहां से हम घूमे हैं। और ऐसा घूमे कि 145 पॉइंट के आसपास की रिकवरी के साथ निफ्टी में 22,950 के आसपास हमने क्लोजिंग बनती हुई दिखी। लेकिन निफ्टी के 50 में से 32 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान के साथ बंद हुए। कहां से प्रेशर आ रहा था? इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, बीईएल, अल्ट्राटेक, एमएनएम, ये निफ्टी के टॉप लूजर से। और सपोर्ट आ रहा था कुछ आईटी स्टॉक से और पावर स्टॉक से, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, विप्रो, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, ये जरूर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। कुछ ऐसा ही रुझान हमने बैंक निफ्टी में भी बनता हुआ देखा। 49,211 के आसपास हम खुले, कमजोर शुरुआत हुई, उसके बाद 48,800 के आसपास तक हम फिसल गए थे, लेकिन लोअर लेवल से करीब 350 अंकों की जो रिकवरी है वो बनी, और 49,000 के ऊपर हम बंद होने में बैंक निफ्टी पर कामयाब रहे। दबाव किन सेक्टर्स ने बनाया? डिफेंस में सबसे ज्यादा दबाव था। एफएमसीजी, ऑटो, मीडिया, बैंकिंग और फार्मा, इन्होंने सबसे ज्यादा दबाव बनाया मार्केट पर। और डिस्पाइट कहाँ था, हरे निशान के साथ कहाँ क्लोजिंग हुई? आईटी इंडेक्स में। इसके अलावा पीएसयू, तेल, गैस, एनर्जी, टूरिज्म, इंफ्रा, मेटल, रियल्टी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे हल्के फुल्के हमने गेंस बनते हुए देखे, लेकिन आईटी में मजबूती काफी अच्छी देखने को मिली आज के सेशन में। दिक्कत की बात या पेन की बात है ब्रॉडर मार्केट्स, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। कल जरूर मिड कैप इंडेक्स हमने हरे निशान में बंद होता हुआ देखा था, लेकिन आज तो मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में फिसलता हुआ देखा है। भले ही 1/4% की गिरावट थी, लेकिन लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई, और स्मॉल कैप इंडेक्स को 0.25% की बड़ी गिरावट लेकर आज के सेशन में बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन 1:3 आपको ऑलमोस्ट नजर आएगा। 720 शेयर ऐसे हैं एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स एनएससी पर जो है, उनमें हमने बढ़त बनती हुई देखी, लेकिन 2100 से ज्यादा शेयर आज भी गिरावट लेकर लाल निशान के साथ, कमजोरी के साथ बंद होते हुए देखे। और उसमें प्रमुख था जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर, 10% का लोअर सर्किट स्टॉक में लग गया। कल के सेशन में भी 20% स्टॉक गिरा था, अर्निंग्स का इंपैक्ट था। और देखिए 2 दिन में ही इसमें 30% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। इनफैक्ट पूरा 2025 देखिए, अब तक का ये जो साल है, वाईटीडी स्टॉक 60% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो भारी पिटाई स्टॉक की बनती हुई दिखी। और ओवरऑल बाजार में भी, ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरह का प्रेशर है, अब तो हर कोई ये सोचने लगा कि अब बाजार को कौन बचाएगा। क्योंकि हायर लेवल से भले ही निफ्टी 13% के आसपास करेक्ट हुआ है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 21 से 24% तक की जो गिरावट है वो इनफैक्ट देखने को मिल चुकी है। तो भारी पिटाई ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिल रही है। अब इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर रिस्पाइट आने के लिए बाजार में क्या करना चाहिए। प्रदीप सर, बाजार तो है रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा, गिरावट होती जा रही है, एफआईज बेचते ही जा रहे हैं। क्या ऐसा फैक्टर है? पिछली बार आप कह रहे थे कि कुछ एसटीसीजी में कम कर दीजिए, एफआईज को अगर रोकना है बिकवाली करने से तो कुछ टैक्सेशन में बदलाव करने जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है सर ये तो। इसके अलावा भी मुझे लगता है कदम उठाने पड़ेंगे। क्या कहेंगे, बाजार को अगर रुकना है या गिरावट थमनी है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स या फिर कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को? देखिए सर, लास्ट हमने ना बहुत बार बात किया था कि मार्केट, इंडियन मार्केट जो है ओवर वैल्यूएशन पे है। आई थिंक हमारा जो पहला शो था ऑलमोस्ट उस टाइम पे 24,000 या तो 23,800 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था।
आज देखते देखते 22,950 के आसपास आ गया। सो मेरा मानना यही है कि मार्केट एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अभी डाउन फॉल जो आ रहा है ये इजीली मतलब 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता में रिकवरी नहीं होंगे। और फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं सर, मुझे लगता है मार्केट ओवर वैल्यूएशन था और जितने भी पॉजिटिव न्यूज आ रहा है ये मार्केट नहीं दिखा रहा है कि मैं फिर से पॉजिटिव हो जाऊंगा, फिर से बाउंस बैक हो जाऊंगा। आपने सही बोला कि 22,800 जो सपोर्ट्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। एक तो चलो 1-2 दिन के लिए एक पॉजिटिव बात है, एटलीस्ट 22,800 मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। और आज भी अगर हम देखेंगे कि 22,800 के ऊपर जो जैसे ही अपना 22,800 के आसपास एक लो लगाया था, उसके बाद 23,000 के आसपास एक हाई भी लगाया, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हुआ है, मेक और ब्रेक लेवल। सो मुझे लगता है मार्केट ना सर लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 6 से 8 महीना मैं पूरा नेगेटिव हूँ, जो कि एफआईआई का सेलिंग प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है दिन के दिन। और जो घरेलू फंड है ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड में हम देख रहे हैं कि एसआईपी में इनफ्लो कैश डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन एक जो चीज सबसे टेंशन वाला चीज है जो मुझे लग रहा है कि एफआईआई अभी सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहा है, क्योंकि रूपी जो है डिक्रीज हो रहा है लगातार। एफआई लोगों को यूएस मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है, इसीलिए जो है दिन के दिन प्रेशर और बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन के लिए ना एक पॉजिटिव थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे मार्केट बहुत ही नेगेटिव हो गया है। और मैं बहुत ही ना एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट अगर हम 3 से 4 क्रैश देखेंगे, उसका जो डेटा मैं एनालिसिस कर रहा था, ऑलमोस्ट 2008 में निफ्टी ने 20%, निफ्टी ने 60% के आसपास करेक्शन किया। उसके बाद 2020 में हमने देखा 40%, 21 एंड 22 में भी 18%, ऑलमोस्ट 18%। तो जो मार्केट बॉटम बनाया था उस टाइम पे 2008 के जो फॉल हुआ था मार्केट, उस टाइम पे निफ्टी का पी था 11। उसके बाद 2020 में पी था ऑलमोस्ट 17.6, और उसके बाद 20 एंड 21 में पी था 19 के आसपास, और करेंटली निफ्टी का पी चल रहा है 20। सो आप ये मान के चल सकते हो मार्केट नियर टू बॉटम है। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि सर हम लेवल टू लेवल चलेंगे, सो एज पर द मार्केट सिनारियो, एज पर द मार्केट कंडीशन, निफ्टी सर टॉप से 13% नीचे आ गया। स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे 22%, 24% नीचे आ गया। सो मुझे लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटीज है, इफ मार्केट ब्रेक करता है 22,800 का जो जोन है, तो 21,400, जो कि मैं डे वन से आपको कहते आ जा रहा हूं कि 21,400, 21,500 का जोन पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट में ऐसा ही सेलिंग प्रेशर रनिंग रहा, चलता रहा, तो पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि सर जो शॉर्ट टाइम पीरियड है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड में मार्केट में बहुत सेलिंग हो चुका है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए, और जो कि चार्ट में लग भी रहा है कि आ सकता है, कि बहुत बार सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है। और सर मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ का मामला है और जितने भी इवेंट्स था ना, मार्केट इवेंट्स को नहीं देख रहा है, मार्केट इवेंट्स को इग्नोर कर रहा है। बार बार मार्केट्स ही इंडिकेट कर रहा है मुझे नीचे ही जाना है, मुझे वीक ही रहना है। क्योंकि ज्यादा सर मैं जितने बार मैं देखा कि मार्केट ऐसे ही वीकली एक बार और मंथली एक बार नेगेटिव हो जाता है ना, 7 से 8 महीना मिनिमम नेगेटिव ही रहता है। और ऐसे बोलते बोलते सर ऑलमोस्ट 2-3 महीना हो ही गया, और मार्केट देखो 24,000 से ऑलमोस्ट 22,800 तक चला आया, लेकिन मार्केट में कोई भी सेंटिमेंट काम नहीं कर रहा है। और जो जो मुझे लगता है कि सर मैं जब मार्केट में आया था, दोनों एक किसी ने मुझे बोला था कि मार्केट में ना हर टाइम पे दोनों तरह का मूव रहता है, एक तो है अप साइड, एक रहता है डाउन साइड। तो हमने तो अप साइड देख लिया, और डाउन साइड अगर हम इग्नोर करेंगे तो नहीं चलेगा, डाउन साइड भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए, जो शॉर्ट कवरिंग मूव अगर 22,800 ब्रेक नहीं होता, मुझे लगता है कि नेक्स्ट हम हफ्ते में या तो इसी हफ्ते में हम देख सकते हैं कि एक बार 23,200 300 तक जा सकता है। 4 बार तो हो गया कि 22,800 नहीं टूटा, आज तो इनफैक्ट उसके नीचे भी नहीं गए हम। इससे पहले हम इंटरडे के बेसिस पर नीचे गए हैं और उसको हमने ब्रीच नहीं किया है क्लोजिंग बेसिस पर। और कितना कंफर्मेशन चाहिए सर? 4 दिन से तो ये हो रहा है। यस सर, यही है कि 22,800 के नीचे क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डेली क्लोजिंग भी मैं नहीं बोलूंगा, आई नीड ए वीकली क्लोजिंग, बिकॉज अगर एक बार वीकली क्लोजिंग हो जाएगा तो नेगेटिव है। तो मार्केट यही बोल रहा है कि अभी 150 पॉइंट ऊपर है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टाइम एक मूव आ सकता है। ओके, तो वीकली बेसिस पर अगर 22,800 नहीं टूटता है
तो बाजार में 23,300 तक की जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकती है। आज अगर आप देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग जो है वो 22,950 के बेहद पास होती हुई दिखी है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 23,000 से 50 पॉइंट दूर और ऊपर में 23,300 तक की अपसाइड, यानी कि 350 पॉइंट का एक और अप मूव, शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है वो बाजार में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार छोटी अवधि में बहुत ज्यादा गिर चुका है। 8 दिन लगातार हम गिरे। आज कल हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और आज फिर से हम लाल निशान के साथ बंद हुए। तो 10 दिनों में 9 दिन बाजार आप देखेंगे तो लाल निशान के साथ ही बंद होता हुआ दिखा। और आप सर रुपये की बात कर रहे थे, रुपया हमने देखा है आज फिर से 3 पैसे की कमजोरी लेकर ही बंद होता हुआ दिखा है। पिछले सोमवार को एक आरबीआई का मूव आया था, $4 बिलियन की बिकवाली हुई थी डॉलर की, उसका इम्पैक्ट हमने रुपए में क्लोजिंग जो मूव्स है वो पॉजिटिव साइड पे बनते हुए देखे थे, मजबूती देखी थी। लेकिन धीरे धीरे करते ही आप देखिए रुपए में फिर से कमजोरी बढ़ती जा रही है। आज सुबह 3 पैसे की कमजोरी के साथ खुला था और क्लोजिंग जो हुई है वो 7 पैसे की कमजोरी के साथ हुई। 86-88 वाला रुपया हमारा 86-95 पर, यानी कि ऑलमोस्ट 87 के लेवल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रुपए में आज फिर से एक वीक क्लोजिंग ही हमने बनती हुई दिखी है। रुपए की कमजोरी पर सर कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि ये जो कमजोरी हो रहा है इसीलिए जो है मेनली यही एक मेन चीज है, और तो मल्टीपल फैक्टर्स है, इसीलिए एफआईएस लोग सभी बाहर जा रहा है, क्योंकि अगर उनको डॉलर में अभी पैसे को विड्रॉल करना है वहां पे भी उनका लॉस ही हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सर एक साइकिलिक ट्रेंड है, जो एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि सालों साल चलता है। जैसे ही होता है तो उस टाइम पे एफआईएस लोग बाहर चले जाता है। तो ये तो सर अभी कंटिन्यू रहेंगे, और मुझे नहीं लगता इस साल भी, मतलब नेक्स्ट 6 से 8 महीने में भी वीक जो है रुपये जो है स्ट्रांग होगा और फिर से एफआईएस लोग आएंगे, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मुझे लगता है थोड़ा टाइम चाहिए, मार्केट में टाइम करेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम करेक्शन बाजार में हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं सर, फिर मैं दर्शकों के सवाल भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सर मैं एक बीएचईएल स्टॉक है जिसकी मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, और इसको लेकर खबर ये आई है आज के सेशन में कि ड्यूकन टेक नाम की कंपनी, जिसने इस कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन का मामला शुरू किया है, मध्यस्थता शुरू की गई है। 30 करोड़ रुपए का एक क्लेम है और उसके साथ साथ ब्याज की रकम भी है जिसके खिलाफ ये मध्यस्थता जो है ये बीएचईएल के खिलाफ शुरू की गई है। और इसका इम्पैक्ट, हालांकि नंबर कोई बड़ा नहीं है जो दावा किया गया है, लेकिन इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक के ऊपर आज हमने जरूर बनते हुए देखा। 4% की कमजोरी लेकर लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में हमने जैसे बाजार रिकवर हुआ, ये स्टॉक भी रिकवर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 4% गिरकर ये स्टॉक 186 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। सर दिन के दौरान तो इसने 183 रुपए 57 पैसे का 52 वीक लो भी टच किया आज के सेशन में। तो बीएचईएल को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है सर? ये स्टॉक 335 रुपए से गिरता गिरता 180 रुपए पर पहुंच गया है। कोई रिस्पाइट, कोई रिकवरी के होप्स? सर नियर अबाउट आप टॉप से देखेंगे ऑलमोस्ट 45% अभी नीचे आ गया है। फंडामेंटल तो स्ट्रांग है, लेकिन जो आपने आर्बिट्रेशन का बात बोला, जैसे कोई कंपनी आर्बिट्रेशन के करता है ना सर, फाइल करता है, तो उसमें ना उनको 50% डिपॉजिट देना पड़ता है। मान लो अगर मैंने 30 करोड़ का क्लेम किया तो मुझे 15 करोड़ डिपॉजिट करके वो मुझे आगे का जो लॉ का प्रोसेस है वो करना पड़ता है। सो एज पर द चार्ट मुझे लग रहा है कि अभी जो 186 चल रहा है यहाँ पर भी सर कोई सपोर्ट नहीं है, ना डेली वीकली मंथली कोई भी सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है 155 के आसपास है। तो ये जो अभी एक पैनिक सेलिंग हो रहा है और नेगेटिव भी न्यूज है, मुझे लगता है नेक्स्ट 1 हफ्ता 3 हफ्ता में हो सकता है कि एक बार 160 से लेके 155 के आसपास आए, तो वहां पे एक सपोर्ट है। अगर किसी को एवरेज भी करना है उसी जोन पे एवरेज करना है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव हूँ। ओके, मतलब 160 के आसपास मिले तो वहां पे खरीदे और एवरेज करें। यस, परफेक्ट है सर। एजीएस ट्रांजेक्ट सर ये स्टॉक है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा है और कोई नई चीज नहीं है जो कि स्टॉक में आज 5% सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 11वां दिन है आज जब स्टॉक में निचला सर्किट लगता हुआ दिखा है 5% का। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं इस कंपनी के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एडवर्स कमेंट्स जो ओपिनियन है वो इस कंपनी को लेकर जारी करी है। और इनफैक्ट इस कंपनी ने एक वॉलंटरीली लोन रिस्ट्रक्चरिंग की मांग करी है अपने खुद के लिए, और इनकी सब्सिडरी है सिक्योर वैल्यू इंडिया जिसके लिए इन्होंने ये मांग की है लोन रिस्ट्रक्चरिंग की। और 2 दिन पहले नंबर्स आए थे, नंबर्स में इस कंपनी का घाटा बढ़ता हुआ दिखा था। 15.3 करोड़ के मुकाबले इन्होंने 190 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो पोस्ट किया है। और पूरे अगर आप 9 महीने की बात करें वित्त वर्ष 2025 के, तो उसमें हमने देखा है कि 165 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑलरेडी, घाटा जो है वो कंपनी का ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। रेवेन्यू 370 करोड़ वाला घटकर आ चुका है
210 करोड़ रुपए पर। एजीएस ट्रांजेक्ट सर 11 दिन से गिर रहा है, क्या राय होगी आपकी स्टॉक पर? सर पर्टिकुलर ये आईटी हार्डवेयर में इनका फोटे है और मुझे लगता है कि 365 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, तो एकदम स्मॉल कैप है। चांसेस ऑफ द लिक्विडिटी बहुत ही कम है इसके अंदर। और अगर मैं देख पा रहा हूँ जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है सर, लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके 9% के आसपास डिक्रीज हो गया है। और लॉस भी है इन लोगों ने का, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में भी 170 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है। और चार्ट में भी अगर हम बात करते हैं, चार्ट में कोई सपोर्ट जो था ऑलमोस्ट एक 80 के आसपास उसके ब्रेक हो गया, 70 के आसपास वो ब्रेक हो गया। लास्ट एक सपोर्ट था जो कि आईपीओ हाई, मैं हमेशा बताता हूँ आईपीओ एक हाई है, उसके नीचे का जो प्राइस है ऑलमोस्ट 47 के आसपास था, वहां से भी ब्रेक हो गया। सो अभी तो फिलहाल कोई चार्ट में सपोर्ट नहीं है। इमीडिएट लेवल पे अगर एग्जिट किया जाए एक पर्टिकुलर काउंटर से तो बेटर है, क्योंकि ना फंडामेंटल ना टेक्निकल दोनों ही साथ नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है कि ये स्टॉक जो है ना तो फंडामेंटली या तो ना ही टेक्निकली ठीक लग रहा है। इससे जितनी जल्दी हो सके आप निकले तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रह सकता है। और ये स्टॉक के ऊपर ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी आपकी राय दीजिए। इन्होंने यूएई में भी एंट्री कर ली है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि आरसीपीएल ने। गल्फ फूड 2025 में अगथिया नाम की एक कंपनी जिसके साथ मिलकर इन्होंने कैंपा का लॉन्च किया है। जिस तरह से इनकी यूएई में एंट्री होती हुई दिखी है, लगातार सर एक्सपैंड कर रहे हैं, ये एक्विजिशन स्प्री पे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। आरआईएल को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए सर, स्टॉक इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो इसलिए नहीं चल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट वेटेज वाला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, देश का निफ्टी का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक है। ऑलमोस्ट 16,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। लास्ट इनका क्वार्टर में जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, इन लोगों ने ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। और चार्ट में अगर मैं देखता हूँ सर, ऑलमोस्ट जो एक सपोर्ट मुझे लग रहा है वो है 1190 के 1190 से 1180 एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है कि यही एक अच्छा मौका है जहां पे निवेशक को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपके व्यू एटलीस्ट 2 साल भी है तभी भी आप इस काउंटर को देख सकते हो। करेंट सीएमपी से भी आप बाई कर सकते हो। मुझे लगता है अगर परफेक्ट एक पैनिक जोन में आप, रिलायंस इंडस्ट्री तो नहीं जाता है लाइक अदानी एंड ऑल काइंड ऑफ स्टॉक, तो मुझे लगता है 1190 से लेके 1180 कभी भी अगर आपको मिलता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो आप एवरेज कीजिए। और ये एक अभी डाउनफॉल चल रहा था, इसके बाद सर 2-3 महीना चलेगा एक टाइम करेक्शन रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, जो कि चार्ट में भी लग रहा है कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया, एक मोरोबुजू टाइप का कैंडल बनाया। तो अभी थोड़ा चलेगा सर, लंबा चलेगा, 2-4 हफ्ता अभी लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है सर, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें अच्छा व्यू बन रहा है। 2 से 3 साल का आपका नजरिया है तो 1180 1190 के करीब आपको मिलता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जरूर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। बेहतरीन मौका है। अदानी की तरह सर कह रहे हैं कि कोई भी जो पैनिक जोन है जो उसमें ये स्टॉक एंटर नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ा लंबा नजरिया रखिए। हो सकता है कि टाइम करेक्शन में भी स्टॉक जाए कंसोलिडेट करता हो दिखे, तो इसमें खरीदारी करने का ये बेहतरीन मौका फिलहाल नजर आ रहा है। सर कुछ ऐसा ही रुझान अनंतराज में भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी अगर हम देखें, जो करेक्शन हुआ था हाल फिलहाल स्टॉक में हायर लेवल से, जिसमें ये 500 रुपए के भी नीचे आ गया था, उसमें इनकी जो डेटा सेंटर से जुड़ी हुई जो कंपनी है, क्लाउड सर्विसेज से जुड़ा जो कारोबार है, उसको लेकर ही पूरा यूफोरिया बना था। और जब ये डीप सीक वाली खबर आई थी तो उसके बाद स्टॉक की पिटाई भी हुई थी। आज फिर से खबर आई है कि इनकी एक सब्सिडरी ने, ये जो अनंतराज क्लाउड के नाम से है, उन्होंने सीएससी डेटा सर्विसेज इंडिया के साथ करार किया है। ये दोनों कंपनियां मिलकर डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज ऑफर करेंगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को। स्टॉक इस खबर के दम पर आज कुछ ज्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखा नहीं, इनफैक्ट 2% से ज्यादा गिरकर ही बंद हुआ, जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में रिकवरी आई उसके बावजूद भी। क्या व्यू बन रहा है सर? ये जो गिरावट हुई है शेयर में हाल लेवल से 900-950 के आसपास से 500 रुपए के आसपास खड़ा है, अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने का? मुझे लगता है सर फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और टेक्निकली अगर मैं बात करूंगा, नियर अबाउट टॉप से 50% नीचे आ गया है। और जो बॉटम जोन है मुझे लगता है वो 460 से लेके 470 के आसपास है। सो नियर टू बॉटम के आसपास ही है, 5 से 10 है। कभी भी अगर किसी को मौका मिलेंगे तो 480 के आसपास, 475 के आसपास, तो उनको एक्यूमुलेशन भी करना चाहिए। और जिनके पास है आप होल्ड कीजिए, अच्छा कंपनी है। ठीक है, होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी। नहीं, फ्रेश अभी इस काउंटर में नहीं करना है।
ठीक है, फ्रेश खरीदारी ना करें, जिनके पास हैं वो जरूर इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। अगला नाम है सर रेट गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज का। इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो आज काफी बड़ी गिरावट हमने बनती हुई दिखी है, और इनफैक्ट इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो आज जो गिरावट हुई है 8% के आसपास की, उसमें ये शेयर 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है सर। इन्होंने इनफैक्ट दूसरी बार है जब अपनी FY25 की जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको कट किया है, जिस वजह से लगातार 8वें दिन स्टॉक टूटता हुआ दिखा है। और अब इन्होंने अपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसे 15% से घटाकर 12 से 13% कर दिया, जो इनिशियली इन्होंने 20% बोला था। तो इसी का इम्पैक्ट आज हमने स्टॉक पर बनता हुआ देखा है। क्या ओवरडन है सर गिरावट, या फिर अभी और बाकी है? मुझे लगता है सर और भी पॉसिबिलिटीज है। 450 के आसपास बॉटम जोन है, तो ये जो पैनिक सेलिंग आ रहा है आज भी 0.9% के आसपास डाउन हुआ है। मुझे लगता है ये जो कंटिन्यू नीचे आ रहा है, हो सकता है और 2-4% पैनिक जोन यहाँ पे आ जाए। तो बॉटम जोन है अपना 450 के आसपास। और मैं देख पा रहा हूँ सर फंडामेंटल भी थोड़ा इश्यूज है, क्योंकि लास्ट 3 साल से कंटिन्यू ईच एंड एवरी ईयर ऑलमोस्ट 3 साल में लगभग 3% के आसपास एवरी ईयर प्रोमोटर ने अपना जो होल्डिंग है उसको डिक्रीज किया। और कंपनी के पास मुनाफा तो है, लेकिन चार्ट में जो है मेरे को लग रहा था थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, तो ओवर वैल्यूएशन के चलते भी नीचे भी बहुत आया है, लेकिन और थोड़ा आ सकता है। 450 इज अ गुड जोन। ठीक है, 450 अच्छा जोन है जहाँ पे एक बार चाहें तो आप इन लेवल्स के आसपास स्टॉक को देख सकते हैं, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो बात होगी रेट गेन की, जो कि 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा आज के सेशन में। पेटीएम को लेकर आपका व्यू जानना भी इंपॉर्टेंट है सर। आज सुबह खबर थी कि इन्होंने SBI म्यूचुअल फंड के साथ एक करार किया है। जन निवेश नाम की जो स्कीम है, जिसके तहत 250 रुपए की SIP लॉन्च की गई है SBI म्यूचुअल फंड की ओर से, उसी का जो पार्टनरशिप है इन्होंने उनके साथ करी है। और जो छोटे तबके के लोग हैं ग्रामीण इलाकों में, सेमी अर्बन एरियाज में, जो पहली बार निवेश कर रहे हैं, उनको ये मौका देने के लिए सेबी की ओर से पहल की गई है SBI म्यूचुअल फंड के माध्यम से। और पेटीएम सर्विसेज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसने SBI म्यूचुअल फंड के साथ करार किया। इस खबर के चलते भी स्टॉक सर डे लो के आसपास जाकर बंद हुआ है, 712 रुपए के आसपास। क्या व्यू बन रहा है सर टेक्निकली पेटीएम को लेकर? हाँ सर, इनके पास ना एक्चुअली रेगुलेटरी चैलेंजेस बहुत है। तो लास्ट में जो 2-4-6 महीने पहले जो चल रहा था पेटीएम के साथ, कि अलग अलग कंप्लाइंस बर्डन जो इनके ऊपर आ गया, और इसके इनके ऊपर चाहे आप कुछ भी पॉजिटिव न्यूज दे, तो हो सकता है कि कल 10% ऊपर जाएगा, कि लेकिन मार्केट का कंसर्न कुछ अलग है। आपने जब 2000 का प्राइस में IPO लेके आया था, उसके बाद कभी ऊपर ही नहीं आया, और उसके बाद लगातार इन्वेस्टर का नुकसान ही हुआ। हाँ सर, ये तो सही बात है कि वैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन वो 350-400 में जब था उस टाइम पे वैल्यूएशन ठीक था, लेकिन इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशन अभी भी ठीक है। जो कि अभी जो नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट जोन पे है, तो इसके लिए टाइम चाहिए। जब बैलेंस शीट में रेवेन्यू दिखेगा, प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो उसके बाद जाके इस पर्टिकुलर स्टॉक में ना मूवमेंट आएगा। और मेरा फोन पे भी सर यही था एक्चुअली। तो जो पेटीएम के जो सीईओ है, उनके साथ अपना जो सेबी के जो चेयरपर्सन है, उनका एक सेल्फी लिया गया था, और कल ये भी वायरल हो रहा है अभी ट्विटर में। तो मैं देख रहा था, डील तो सर अच्छा है, लेकिन चार्ट में मुझे लगता है एक 60 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लगता है वहां तक एक बार हाईली पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे आए। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग, अगर मैं देखूं, ऐसा तो नहीं है कंपनी खत्म हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत प्रेशर हुआ, लेकिन कंपनी फिर से बाउंस बैक किया। लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 साल वेट करना है। लेकिन वैल्यूएशन की अगर मैं बात बोलूंगा, इस टाइम पे मुझे नहीं लगता पेटीएम में ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव होगा। और रही बात सर SBI म्यूचुअल फंड के साथ इन लोगों का टाई अप्स हो रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा अलग अलग बिजनेस कंसर्न है। यहाँ पे AUM ग्रोथ करना है, 2-4 महीना साल परफॉर्म होना है, उसके बाद जाके पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेंगे। ओके, तो कुल मिला के दूर रहना है। यस, अभी तो थोड़ा दूरी बना के चलना है इसमें। ओके, तो पेटीएम से फिलहाल के लिए आप दूरी बना के चले। 660 रुपए पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां तक तो स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए ठीक है, लेकिन फिर भी स्टॉक से फिलहाल आप दूरी बना के रखें, तो वही आपके लिए ज्यादा बेटर रह सकता है। रिलायंस इंफ्रा सर, कुछ दिन पहले नंबर्स आए थे लास्ट लेग पे, जब रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा था, और आज कंपनी ने जो न्यूज फ्लो दिया है, जो अपडेट दिया है, उसके मुताबिक ये रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की योजना बना रहे, वहां पे एंट्री करना चाहते हैं। इनफैक्ट इस कंपनी की ओर से इंटीग्रेटेड सोलर एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने की योजना है। इस न्यूज फ्लो के आधार पर आज कमजोर बाजार में भी देखिए स्टॉक 1% की मजबूती लेकर बंद हुआ,
46.50 के आसपास। रिलायंस इंफ्रा पर क्या व्यू बन रहा है सर? खबरें तो पॉजिटिव आ रही हैं। सर 2020 के बाद एक लगातार हायर हाई टाइम फ्रेम, एक साइक्लिक पैटर्न, पैराबोलिक पैटर्न बना के टेक्निकल में बोला जाता है, तो एक सर्टेन ऑफ टाइम गुजारने के बाद एक अच्छा पैटर्न बनाया। मुझे लगता है कि जितना नीचे आना चाहिए था उतना आ गया है। सो 230 टू 35 एक अच्छा जोन था जहां से बाइंग भी अभी आ गया है, और आज का लो देखेंगे 243 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश एंट्री भी बनता है, और मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट जो टारगेट होगा 275 से लेके 280, नेक्स्ट टारगेट अगर 285 के ऊपर क्लोजिंग भी होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 320। तो एक पॉजिटिव चार्ट है, और वीकली चार्ट पे है, मंथली चार्ट पे भी है, डेली कैंडल भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि सर नेक्स्ट 6 मंथ यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज बन सकता है। तो फ्रेश निवेश कर सकते हैं इन लेवल्स पर? यस, इस लेवल्स पे हम कर सकते हैं। अगर 248 245 इस जोन पे हमारा एंट्री होता है, हमारे लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो है लास्ट जो वीक का स्विंग लो था 230। पहला टारगेट रहेगा 285 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 320। तो आप कह रहे हैं कि नीचे में 240 से 245 की रेंज में मिले तो खरीदें, यहाँ पे ना खरीदें? नहीं, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं जिनका थोड़ा रिस्क थोड़ा हाई है। 248 अब एक दिन में 3-4 टका का ऐसा डीप मिल ही जाता है, तो 245 उनको इजीली मिल जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना है 230, पहला टारगेट आएगा 285 एंड सेकंड टारगेट 320। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 240 से 245 की रेंज में अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है रिलायंस इंफ्रा के लिए, और उस केस में आपको 230 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो खरीद सकते हैं, थोड़ा सा डिप आने पर 230 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सर जोमेटो को लेकर भी आपका व्यू दीजिए। बाजार कमजोर था, आज क्लोजिंग लाल निशान के साथ हुई, लेकिन डे हाई के आसपास जाकर स्टॉक आज बंद होता हुआ देखा, 2% की मजबूती लेकर। आज सुबह न्यूज फ्लो भी था कि इन्होंने एक AI नो कोड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, नगेट नाम का। पहले ये इंटरनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी इन्होंने वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस के लिए इसको ऑफर कर दिया है। तो वैसे देखा जाए तो जोमेटो लैब्स की ओर से देखा जाए तो ये पहला उत्पाद है जो कि लॉन्च किया गया है। वॉइस और कस्टमर सपोर्ट की जो मदद है वो इन कंपनियों को मिलती हुई दिखेगी अगर ये यूज करते हैं ये वाला AI प्लेटफॉर्म कंपनी का। तो सर जोमेटो को लेकर क्या मान सकते हैं कि बॉटम बन चुका है, लोअर लेवल से बाउंस बैक कर रहा है, या फिर शॉर्ट कवरिंग आ रही है? सर मुझे ना आज राकेश झुंझुनवाला जी का बहुत याद आ रहा है जोमेटो को लेके। उनका एक स्टेटमेंट था कि एक कंपनी नहीं चलेगा। उन्होंने बताया था इनिशियल डेज पे, जब बिफोर लिस्टिंग था, IPO टाइम था, उस टाइम पे मुझे आज भी याद है। तो हमने देखा उनका स्टेटमेंट सही था, और हमने देखा कि जो 130 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा था, उसके बाद जोमेटो ने एक डिप भी लगाया ऑलमोस्ट ओनली फॉर 50 से लेके 42 के 45 50 ऐसे एक लो भी बनाया था। तो उस टाइम के बाद कंपनी ने इतना सारा कुछ एक्विजिशन किया और इतना अच्छा परफॉर्म किया। इनका बैलेंस शीट में आज भी लास्ट क्वार्टर में मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 660 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, और इतना अच्छा एक रैली था। उसके बाद थोड़ा ना सर ओवर वैल्यूएशन हो गया था। हमने देखा 40 लो लगाया ऑलमोस्ट 2023 में, उसके बाद ऑलमोस्ट 300 के आसपास हाई भी लगाया, तो उससे ना थोड़ा नीचे आ रहा था। जो रिसेंटली मार्केट करेक्शन है, करेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया, जो कि हेल्दी करेक्शन मैं मानता हूं हमेशा। और इनका बिजनेस मॉडल इंडिया में, और सर मेरा ना ऐसा भी मानना है कि पर्टिकुलर इस जोमेटो को लेके, अगर वॉरेन बफेट सर ने पैसा बनाया कोका कोला में, तो इंडिया में जोमेटो से क्यों नहीं बनेगा। तो जोमेटो का जो थीम है, जोमेटो का जो बिजनेस है, ये शॉर्ट टर्म से ज्यादा फोकस लॉन्ग टर्म में है। इनका बिजनेस बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म जो भी आप बता रहे हो ना सर, शॉर्ट टाइम एक बॉटम बन चुका है। शॉर्ट टर्म में 200 से लेके 205 में एक वीकली टाइम फ्रेम में लगातार 4 बार सपोर्ट बनाया है। मुझे लगता है कि अगर आपको जोमेटो में लॉन्ग करना है तो 200 इज योर स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको नेक्स्ट 4 से 6 महीने में दिखेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा 240, सेकेंड टारगेट मेरा जो रहेगा सर वो है 300 के आसपास, जो कि अपना लाइफ टाइम हाई है। अगर 300 के ऊपर जिस दिन सस्टेन करेगा, उसके बाद नया नीला खुला आकाश भी इसको दिख सकते हैं हम जोमेटो में। तो अभी ले लें सर 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ? ये गुड जोन सर, ले सकते हैं। ठीक है, तो जोमेटो में आप खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट है पहला 240 का है, उसके बाद 300 रुपए तक के जो जोन्स है वो भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जोमेटो के स्टॉक में आप कर सकते हैं खरीदारी। ये फिलहाल जोमेटो को लेकर व्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो ये होगी जोमेटो की बात। सर जेके टायर को लेकर आपका व्यू दीजिएगा, क्योंकि आज खबर ये आई कि इनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि कुछ पुलिस जांच चल रही है, और उसी का हवाला देते हुए इन्होंने
निजी रीजन्स देते हुए अपना पद छोड़ने की बातचीत करी। सर आज स्टॉक का 274 रुपए तक फिसल गया था, जो कि इसका 52 वीक लो है। क्लोजिंग जरूर 281.50 पर हुई रिकवरी के साथ। डे हाई इसका 285 था, लेकिन जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है और जो 52 वीक लो बना है, क्या और गिरावट की इंडिकेशन है या फिर रिकवरी शुरू हो गई है स्टॉक में? सर रिकवरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो न्यूज है नेगेटिव न्यूज है, तो इसका सेंटीमेंट भी इमोशनल वाइज थोड़ा चलेगा और 52 वीक लो पे भी है। 283 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। जो बॉटम है, जो सपोर्ट जोन है, मुझे लगता है कि 240 के आसपास है, तो पॉसिबल है यहाँ से भी 40 रुपीज नीचे आ जाए नेक्स्ट 4 से 5 हफ्ता 6 हफ्ते में। तो थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, नीचे आएगा तब जाके आप एंट्री ले सकते हो। लॉन्ग टाइम फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे कंपनी का अलग अलग चैलेंजेस रहता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ से 40 रुपीज नीचे है। 40 रुपए नीचे और जा सकता है, तो वहां पे आए तो जरूर आप इसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, रिव्यू कीजिए उस समय। लेकिन फिलहाल तो अच्छे जोन नहीं है, 40 रुपए का डाउनसाइड इसमें दिखता है। सर आज भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील हुई, सुबह खबर भी थी कि 0.8% हिस्से की ब्लॉक डील हो सकती है। 8,475 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई, जिसमें 5.1 करोड़ शेयरों का सौदा होता हुआ दिखा। इनकी प्रोमोटर एंटिटी है इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि हिस्सा बेच सकती है, ऐसी खबरें थी सुबह, हमने आपको बताई भी थी। ब्लॉक डील हुई प्री ओपन में, और उसके बाद जो आज भारतीय एयरटेल की क्लोजिंग हुई है सर, वो हमने देखा है कि लाल निशान के साथ हुई है। दिन के दौरान ये शेयर रिकवर कर गया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग हुई है। सर ब्लॉक डील होने के बाद हैंगओवर खत्म हो जाएगा जब इस चीज का, तो क्या मान के चलें कि फिर से अप मूव सस्टेन होगा इसमें? सर चार्ट में बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और अगर टेलीकॉम में एक कंपनी मुझे पसंद है तो वो है अपना भारती एयरटेल। क्योंकि लगातार एक जो डेटा आपको मैं बोल रहा हूँ सर, 2020 के बाद, दिसंबर 2020 के बाद कभी भी स्टॉक ने अपना वीकली जो एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दिया। और हर बार ऑलमोस्ट 10 से 12 बार मैं देख पा रहा हूँ जो वीकली मूविंग एवरेज है वहां से बाउंस बैक आता है। तो इस बार भी सर ऐसा ही हुआ था, 1520 के आसपास वीकली सपोर्ट था, वहां से फिर से बाउंस आया। अभी सर मुझे लगता है कि चार्ट में बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर ही है। जो एक न्यूज आ रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट मूव भारतीय एयरटेल में, अगर आपका व्यू 5 to 6 मंथ भी है तो आ सकता है। और नीट प्रॉफिट भी है सर जबरदस्त, 27,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इंडस्ट्री के पर्टिकुलर सेगमेंट के नंबर 1 स्टॉक है, तो आपको डेफिनेटली रखना है और होल्ड भी करना है। ठीक है, होल्ड भी करना है और यहाँ पे निवेश भी करके चल सकते हैं। सर एबीबी इंडिया, हालांकि टिकट साइज काफी बड़ा है, लोगों का रुझान इसमें कम रहता है, लेकिन जिस तरह का मूव आया स्टॉक में डिस्कशन करना जरूर बनता है। और आप देखिए एबीबी इंडिया में आज हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखी हमने। 2% की गिरावट लेकर स्टॉक बंद हुआ, 5,500 के ऊपर चला गया था सर, 5,150 के नीचे आज इसमें क्लोजिंग बनती हुई दिखी, क्योंकि नंबर्स इसके स्ट्रॉन्ग आए थे। मुनाफा इनका 56% बढ़ता हुआ दिखा, बिड्डा में 58% की ग्रोथ थी, मार्जिन में 4% से ज्यादा का बढ़त थी, और रेवेन्यूज भी 22% बढ़े। लेकिन दिक्कत हो गई जब कॉन कॉल में मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, जो कि कॉशियस थी, और मैनेजमेंट ने कहा कि अगला ग्रोथ का साइकिल शुरू होने से पहले ग्रोथ में एक मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, और इसी की वजह से हमने देखा स्टॉक में गिरावट बनती हुई दिखी हायर लेवल से अच्छी खासी। क्या राय देंगे सर एबीबी इंडिया को लेकर? सर इनका जो फोटो एरिया है वो कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उसमें है, और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। ये तो है सर, थोड़ा अभी नीचे आ गया ड्यू टू लैक ऑफ ओवर वैल्यूएशन, और ओवर वैल्यूएशन इतना था ऑलमोस्ट 9,250 के आसपास इनका ऑल टाइम हाई था, तो वैसे अभी नीचे आते आते 5,150 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट खराब है मार्केट का और स्टॉक का भी। तो मुझे लगता है जो बॉटम जोन है सर, यहाँ से भी सर और 200-300 पॉइंट डाउनफॉल हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम में, लॉन्ग टाइम पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में मुझे लगता है और भी 200-300 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। तो जिनके पास होल्डिंग है वो तो एक चीज समझ लो, एटलीस्ट यहाँ से भी 200 पॉइंट का करेक्शन आएगा। जो वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट पे सेम इंडिकेशन है, लेकिन फंडामेंटल कंपनी जबरदस्त है, तो इसमें टेंशन करने वाला कोई बात नहीं है, आप रख सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो।
ठीक है सर, ज्योति स्ट्रक्चर्स को लेकर भी आपकी राय दीजिए। इनके जो बोर्ड है उन्होंने एक पोटेंशियल वन टाइम सेटलमेंट को अप्रूवल दी है लेंडर्स के साथ, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी दिक्कत में है और इसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक प्राइस पे देखा भी है। 17 रुपए का शेयर हो गया सर। 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप बची है इस कंपनी की। एक जमाने में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज होती थी पावर T&D स्पेस में, लेकिन फिलहाल 17 रुपए का प्राइस, 17 रुपए 73 पैसे का प्राइस है। जो न्यूज फ्लो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है सर, और जो गिरावट हुई है आज 4% की? सर मुझे लगता है ये थोड़ा ना पेनी स्टॉक वाला हो गया और इनके अंदर लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और चार्ट में भी अगर हम देखते हैं कि रिसेंटली जो ऑलमोस्ट हाई था 36 37 के आसपास, वहां से ऑलमोस्ट आधा हो गया है स्टॉक। और रिसेंटली जो सपोर्ट भी था ऑलमोस्ट 19 रुपीज के आसपास, उसके भी नीचे आ गया है। नेक्स्ट सपोर्ट सर 13 रुपीज पे है, तो इसके बीच में ना पूरा गैप है। तो मुझे लगता है एक बार इन्वेस्टर्स को यहाँ से या तो आप एग्जिट कर जाओ, नहीं तो आप अगर होल्ड करते हो तो इसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ओके ठीक है, होल्ड करते तो नुकसान हो सकता है। कर्नाटका बैंक का इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये स्टॉक है जो कि आज 2% के आसपास की गिरावट लेकर बंद हुआ सर। इसमें न्यूज फ्लो इस तरह का है कि कुछ संदिग्ध यूपीआई ग्लोबल ट्रांजैक्शन रिव्यू में रिकंसलिएशन प्रोसेस में कुछ कमियां मिलती हुई दिखी हैं कर्नाटका बैंक में। उसी के चलते स्टॉक 2.5% के आसपास गिरा है। 170 रुपए के आसपास आ गया सर 260 वाला ये शेयर। इसको लेकर सर क्या व्यू बन रहा है कर्नाटका बैंक को लेकर? अगर किसी को बैंकिंग स्पेस में रहना ही है तो इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, या फिर करेक्शन काफी हो चुका है, इन लेवल्स पर चाहे तो पोजीशंस बनाई जा सकती हैं? एक्चुअली सर टेक्निकली निफ्टी पीएसयू बैंक, अगर हम पीएसयू सेक्टर को देखेंगे तो पूरा ना बहुत नीचे आ गया है। लेकिन मुझे लगता है करेक्शंस और भी थोड़ा हो सकता है, जो कि आज अगर आप इंडेक्स देखेंगे 5860 के आसपास है और आज भी ऑलमोस्ट पौने 0.5% के आसपास, पौने 1% के आसपास अभी नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ से भी ना 400 से लेके 500 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। मतलब अभी 5860 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 5200 5300 तक नेक्स्ट 1-2 महीने में आ सकता है। अगर उस ऐसा हुआ तो ये कर्नाटका बैंक के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। और कर्नाटका बैंक का अगर मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, जो अपना सपोर्ट था 200 के आसपास, उसका भी ब्रेक डाउन हुआ है। तो नेक्स्ट जो अपना सपोर्ट जोन है, लास्ट टाइम 2023 का मार्च 20 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनाया था, एक कंसल्टेशन टाइम करेक्शन किया था ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना, ऑलमोस्ट 150 से लेके 155 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बार कर्नाटका बैंक ना नीचे आएगा और मुझे लगता है 155 156 इज ए गुड जोन, यहाँ पे आके करेक्शन कर सकता है। अगर किसी को खरीदना ही है तो 155 इज ए गुड जोन, इससे पहले इस टाइम पे नहीं खरीदना है। नहीं, अगर आप सर बैंकिंग में कुछ और अच्छे नाम ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप वो बता दीजिए। बैंकिंग में अगर रहना ही किसी को तो जरूरी नहीं है कर्नाटका बैंक ही खरीदना है। जो आपको व्यू लग रहा है, आप बेबाक का अपनी राय दीजिए सर। सर मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक पे बहुत करेक्शन हो गया है ऑलमोस्ट। अगर हम चार्ट में देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक को ऑलमोस्ट नियर अबाउट अपना टॉप से 40% के आसपास करेक्शन हो चुका है और थोड़ा करेक्शन इसमें बाकी है। और मैं सर जितना मैंने न्यूज देखा, जितना मैंने पर्टिकुलर इस बैंक को ट्रैक किया, मैं अभी आईआईएम कलकत्ता में ब्लॉकचेन को लेके मेरा अभी सर स्टडी चल रहा है। तो वहां पे मैक्सिमम पंजाब नेशनल बैंक का टॉप क्लास मैनेजर्स है, सीईओज है, वहां पे आके पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे बात किया कि आप सब लोग ब्लॉकचेन को लेके कितना इतना इस कोर्स में क्यों ज्वाइन किया। तो मैंने ना क्वेश्चन किया था, तो उन लोगों का यही एक रिप्लाई था कि मैनेजमेंट शिफ्ट हुआ है, मैनेजमेंट लेवल पे अभी एक फंडिंग कर रहा है एम्प्लॉयज को, उनको एक फिनेंशियली और नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजीज है उनको लेके बहुत ही एक रेवोल्यूशन आ सकता है। तो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री ना नेक्स्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने वाला है नेक्स्ट 10 साल में। तो मुझे लगता है पंजाब नेशनल बैंक का जो अभी करेंटली मैनेजमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि एक अच्छा बूस्टिंग मिले कंपनी को, यहाँ से अच्छा एक प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। और इनका एनपीए देखेंगे वो भी बहुत डिक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक अच्छा काउंटर हो सकता है। 91 चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये भी थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है। 82 83 इज ए गुड जोन। अगर आपको बाय करना है पंजाब नेशनल बैंक 82 83 पे आप बाय कीजिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 74 के आसपास और आपका पहला टारगेट रहेगा 95। 95 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? स्टॉप लॉस है 72। 72। ठीक है, तो पीएनबी में 82 से 84 की रेंज में मिले तो आप वहां पे नीचे में आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। कर्नाटका बैंक की बजाय पीएनबी ज्यादा बेटर है, इस रेंज में आप निवेश करें। टारगेट आपका आ गया 95 रुपए का और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 72 रुपए का। तो बैंकिंग स्टॉक्स में
कर्नाटका बैंक की बजाय पीएनबी ज्यादा बेटर विकल्प फिलहाल के लिए नजर आता है। सर आज का टॉक ऑफ द टाउन था जेन टेक्नोलॉजी, जिसमें आज 20% का सर्किट लग गया। कल भी इसमें 20% का लोअर सर्किट लगा था, आज भी 10% के निचले सर्किट पर ही क्लोजिंग हुई है। 2025 में अब तक अगर हम देखें तो जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में हो चुकी है सर 60% की गिरावट, यानी कि वाईटीडी रिटर्न जो है वो 60% का फॉल ये स्टॉक दर्ज कर चुका है। इनफैक्ट 60% से ज्यादा ही है, क्योंकि 2627 रुपए का इसका हाई है सर। और इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में अगर आप देखें तो 2500 के आसपास का लेवल हमने स्टॉक में बनता हुआ देखा था। तो 2500 से 1000 रुपए के नीचे की जो जर्नी है वो स्टॉक ने इसी 1.5 महीने के अंतराल में ही करी है। तो अभी भी जो कमेंट्स आ रहे हैं सर मैनेजमेंट के, वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं कि 2000 अगले 3 साल में इनफैक्ट ये 50% रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन प्रमोटर ने इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी ये कहा है कि हिस्सा खरीद की फिलहाल उनकी कोई योजना नहीं है, जिस वजह से स्टॉक में किसी भी तरह का कोई रिस्पाइट नहीं दिखा है। सर आपको चार्ट्स क्या बता रहे हैं जेन टेक्नोलॉजीज के? प्रोमोटर सर होल्डिंग भी लो है, और सर ऐसे मैनेजमेंट का जब कमेंट आता है ना, मुझे हर बार पता नहीं क्यों मुझे राणा कपूर जी का याद आ जाता है कि येस बैंक में भी उन्होंने बोला था कि येस बैंक मैं कभी नहीं बेचूंगा, अपने नेक्स्ट 3 जनरेशन के लिए छोड़ के रखूंगा, और येस बैंक मेरे लिए डायमंड है, ऐसे बोला था उन्होंने। लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि येस बैंक के साथ क्या हुआ। तो इन्वेस्टर्स को ना हमेशा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है इस काउंटर पे। अगर मार्केट इतना रिएक्ट कर रहा है, कल 20% का डाउन सर्किट, आज 10% है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले, अभी तो सर्किट लग रहा है, आप एग्जिट भी नहीं कर सकते हो। जैसे ही 1-2 हफ्ते में थोड़ा अच्छा ठीक ठाक हो जाए, जैसे ही ट्रेडिंग हो जाए, मुझे लगता है आपको निकलना चाहिए इस काउंटर से। और मुझे लगता है कि 880 से लेके 850 एक जोन हो सकता है, जहां आपको नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में ट्रेड करने दिखेंगे। इस जोन पे हाईली पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे और भी गिरावट आ सकती है। जब भी मौका मिले इस स्टॉक से आप निकलने की ही कोशिश करें, ये राय निकल के सामने आ रही है। सर आज के बाजार में अगर कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें या फिर ऐसे स्टॉक जहाँ पे हरे निशान में क्लोजिंग हुई, उसमें एक नाम था एमजीएल का, यानी कि महानगर गैस का। 1.5% के अपमूव के साथ स्टॉक बंद हुआ। एक समय 1300 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। इसमें खबर ये आई है सर कि बीएमसी ने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, जो क्लीन और इको फ्रेंडली फ्यूल्स हैं उसमें स्विच करने के लिए डायरेक्शंस आई हैं 8 जुलाई तक। किनको? एक तो ईटरीज को, बेकरीज को, होटल्स को, और जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं उनको क्लीन फ्यूल में शिफ्ट करने की जो हिदायत है वो बीएमसी की ओर से दी गई है। और उनका ये कहना है कि जो पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं उसकी बजाय या तो सीएनजी या फिर पीएन शिफ्ट कर जाइए, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। ये राय फिलहाल आई है। बीएमसी की ओर से ये डायरेक्शंस आते हुए देखे, और उसी के दम पर हमने देखा है कि जो एमजीएल जो कि महाराष्ट्र मुंबई में ही ऑपरेट करती है, तो इनके लिए एक पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी। 1.5% के आसपास ही गेंस के साथ स्टॉक बंद हुआ। 1300 रुपए के आसपास सर एमजीएल इन न्यूज फ्लो के आधार पर कैसा लग रहा है? सर 4 टाइम्स बॉटम क्रिएट किया है एमजीएल ने, ऑलमोस्ट 1220 से आसपास, 1220-1200 के आसपास। तो इस बार भी हमने देखा जो स्विंग लो था लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 1180 के आसपास, 1200 के नीचे सस्टेन ही नहीं किया, तो वहां से बाउंस बैक करके अभी ऊपर आ रहा है। चार्ट में सर एक वीकली चार्ट में फ्लैग पैटर्न बना है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी जो चार्ट में इंडिकेट हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है चार्ट में। मार्केट सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक पॉजिटिव है क्योंकि चार्ट में इतना अच्छा एक पैटर्न बना है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर का, वो है अपना 1380 से लेके 1390 के आसपास जा सकता है, तो आपको होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिनका भी अगर फ्रेश बाइंग का भी एक देख रहे हो आप, तो आप एमजीएल पे कर सकते हो करंट सीएमपी के साथ। फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। जिस तरह का न्यूज फ्लो है, बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए सर, ये तो कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स हो गए जहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट हमने आज के सेशन में बनता हुआ दिखा, या फिर बाजार के विपरीत कुछ मूव्स आते हुए दिखे। कुछ दर्शक भी वेट कर रहे हैं सर अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। जो पहला नाम हमारे सामने है जिस स्टॉक का, वो है सर hyundai मोटर का। विजय कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास एक लॉट है hyundai मोटर का 1960 का, यानी कि आईपीओ के प्राइस पे इनके पास रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी बजाय क्या मैं जियो फाइनेंशियल, टाटा पावर एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और बीईएल में स्विच कर सकता हूं, या अभी होल्ड रखूं? तो कुल मिला के hyundai मोटर से निकल जाएं, और ये जो नाम इन्होंने बताए हैं, इन्होंने अपने लिए आइडेंटिफाई किए हैं, क्या इनमें स्विच कर सकते हैं? ये सवाल है इनका। सर जो हिंदुस्तान मोटर बोला आपने, राइट? hyundai मोटर्स। ओके, तो पर्टिकुलर इस काउंटर पे चार्ट मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार उनको एग्जिट करना चाहिए था।
वो है ऑलमोस्ट 25 के आसपास जोन। आपने हुंडई मोटर बोला या हिंदुस्तान मोटर बोला सर? Hyundai मोटर इंडिया सर, Hyundai मोटर इंडिया। ओके। सो मुझे लगता है एक बार उनको थोड़ा वेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर जो काउंटर है, इस काउंटर पे। और क्योंकि आईपीओ के बाद हमने देखा है ज्यादा अभी परफॉर्मेंस नहीं किया और वैल्यूएशन भी थोड़ा ओवर था, और लार्ज कैप है इसलिए नहीं नीचे आ रहा है, तो एक बार उनको वेट करना चाहिए। ठीक है, वेट करना चाहिए। लेकिन सर इनकी चॉइस कैसी है, ये जो इन्होंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं स्विच करने के लिए? स्विच तो जो नहीं करना, आप कह रहे हैं कि होल्ड कीजिए। जियो फाइनेंशियल, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और बीईएल, ये इन्होंने विकल्प के तौर पर चुने हैं। इस स्टॉक से निकलकर इन 4 स्टॉक्स में कोई एक ऑप्शन ढूंढ रहे थे अपने लिए ये, तो अगर कोई बेस्ट ऑप्शन इनके लिए होना चाहिए, Hyundai मोटर में बने भी रहते हैं, तो इन चारों में से 1, 2 या कोई 3 नाम जो आपको पसंद हो। सर जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर हम देखेंगे, बहुत ही ओवर वैल्यूएशन था, ओवर वैल्यूएशन से अभी नीचे आ गया है। और जो कि मुझे याद है आपने आई थिंक आज से 3 हफ्ता पहले, 4 हफ्ता पहले एक वीडियो भी बनाया था, डिटेल्स जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेके एक्सप्लेन किया था। उस टाइम पे मैंने बोला था कि 220 के आसपास, 230 के आसपास हम इस काउंटर को बाई कर सकते हैं, जो कि अभी एग्जैक्टली, 220 चल रहा है। मुझे याद है हाँ, सर। हाँ, तो क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि चार्ट में 220 तक आ सकता है, और मुझे लगता है कि सर एक बार जो सपोर्ट जोन है ना, सपोर्ट जोन अपना है 190 के आसपास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर किसी को बाई करना है फ्रेश बाई, तो अभी ऊपर से बहुत नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट अपना हाई था 390 के आसपास, उससे अभी 220 के आसपास आ गया है। दिस इज ए परफेक्ट जोन फॉर बाइंग जियो फाइनेंशियल सर्विस। आप करेंट सीएमपी से बाई कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 190 के आसपास। आप अगर करेंट सीएमपी से बाई करते हो और अगर आपके पास 1.5 से 2 साल है, डेफिनेटली हाईली पॉसिबिलिटीज, हाई चांसेस है कि जो अपना 52 वीक हाई है, उससे पहले जो पहला टारगेट है 250, उसके बाद जो सेकंड टारगेट है 280। 250, 280। यस सर, इसीलिए ना मैं हमेशा सेफ साइड जाता हूं, क्योंकि मुझे पहले ही पता था मार्केट नीचे आने वाला है। और उस दिन जब आपने पूछा था तो इसीलिए मैंने बताया कि 220, 230 से जोन जहां तक आ सकता है। तो आपने आज वो क्वेश्चन कर लिया, तो लगे हाथ मैंने बता दिया। नहीं, मैं थोड़ा हैरान हुआ भी था सर, उस समय आई थिंक 250, 260 के आसपास का भाव था। आपने जब बोला था कि नीचे में लीजिए, तो पहला सवाल तो मेरे मन में यही आया था कि क्या ये गिरेगा वहां तक। हुआ भी जैसा आपने कहा, और उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी खड़ा भी, जहाँ पे आप कह रहे थे कि बाइंग जोन अच्छा हो सकता है 220 के आसपास। अभी 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 250, 280 तक के जोन्स के लिए आप जियो फाइनेंशियल में खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, क्या सर में एंट्री कर सकते हैं? और नवकार कॉप 166 पर एक दर्शक है उनके पास रखा है, वो कह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर इसको सेल कर दें, लॉन्ग टर्म का व्यू है। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा। ओके, नवकार कर को लेके मैं पहले बता देता हूं। देखिए, नवकार कर में मुझे लग रहा है कि एक वीकली जो सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट अभी ब्रेक हो गया है, और अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है सर 94, 95 के अराउंड। तो अगर किसी को रखना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, 95, 96 तक आ सकता है। और पिरामल फार्मा में अगर हम देख पा रहे हैं अभी 197 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, और मुझे लगता है कि 170 के आसपास एक अच्छा वैल्यू जोन है, तो वहां तक आने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार अगर उनको लगे कि मैं होल्ड करूं, तो 170, 175 तक आ सकता है, जो कि बहुत दूर है। अगर उनको स्टॉप लॉस के साथ निकलना भी है तो भी सर अभी तो आई थिंक उनका हायर टाइम फ्रेम में ही बाइंग होगा। सो उनके लिए एक बार 194 का स्टॉप लॉस आएगा। सर ये एंट्री करना चाहते हैं पिरामल फार्मा में, इन्होंने एंट्री लेवल पूछा है। सर 175, 172 इज ए गुड जोन, उससे पहले एंट्री लेना नहीं है। और एक चीज सर, थोड़ा अगर आपका 1 मिनट परमिशन हो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। प्लीज सर, प्लीज। सर इस मार्केट में ना हम सबको लगता है एक ही चीज की, थोड़ा बहुत 2-4% नीचे जो स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस के आसपास बाइंग कर रहे हो। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये मार्केट जो है ना सर, अभी एक टाइम फ्रेम करेक्शन दिखाएगा। और इस टाइम फ्रेम करेक्शंस में क्या होता है, हमेशा हमने देखा है कि मैं एक स्टॉक का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे कि HAL हेल, अगर आप देखेंगे कि अभी ट्रेडिंग कर रहा है 3300 के आसपास। तो लोगों ने कुछ टाइम पहले बोला, जैसे 5700 के आसपास था, बोला 5200 रहेगा अपना बॉटम जोन, एक फेयर वैल्यू। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला 4800, उसके बाद कुछ लोगों ने बोला 4000, अभी कुछ लोगों ने बोला 3800, अभी लोग बोल रहे हैं 3000। तो सर मैटर यही है, ये जो बाजार अभी है, बियर मार्केट चल रहा है ना, एक कंटिन्यू रहेगा। तो आपको ढूंढना है हाईएस्ट पेन पॉइंट क्या हो सकता है, वही एक लेवल होगा ईच एंड एवरी स्टॉक के लिए, जहां पे
आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका वैल्यू जोन रहेगा और आपका पैसा बनेगा भी, रादर देन हम दिन भर सपोर्ट ढूंढ रहे, दिन भर एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा इस मार्केट पे, आपको हाईएस्ट पेन पॉइंट देखना पड़ेगा, वहां तक के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, फेयर इनफ। एक सर इरडा को लेकर आपका व्यू दे दीजिए। मोहित शेख जी का सवाल है, कह रहे हैं इरडा 500 क्वांटिटी है 180 के भाव पर, गेल 250 क्वांटिटी है 168 के भाव पर, पीसी ज्वेलर 2000 क्वांटिटी है 17 के भाव पर। क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं सर। सर इरेदा को लेके मेरा व्यू यही है कि ओवरऑल यहाँ से भी और 5 to 7% नीचे आ सकता है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो फिलहाल एग्जिट मत कीजिए, पैनिक सेलिंग थोड़ा चल रहा है, और लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था कि और 7 to 8% नीचे आ सकता है, जो कि हमने आज देखा कि 5% 7% डाउन है, तो बहुत नीचे आ गया है, थोड़ा वेट कीजिए। मुझे लगता है नेक्स्ट जो सपोर्ट है 150 to 153 के आसपास है। और पीसी ज्वेलर, सर पीसी ज्वेलर का चार्ट अगर मैं देख पा रहा हूँ, अभी एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 12 रुपीज के आसपास, तो 12 रुपीज पे आप पीसी ज्वेलर को होल्ड कीजिए। लेकिन ये पेनी स्टॉक है, बहुत कंप्लायंस लीगल प्रॉब्लम इन कंपनी के अंदर चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आप कि यहाँ से मल्टीवैगर हो जाएगा, 10x 20x हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत नीचे आ गया है। मैं तो पीसी ज्वेलर को उस टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, तो जिस टाइम से पीसी ज्वेलर का प्राइस था ऑलमोस्ट 300 रुपीज के आसपास, उस टाइम पे प्राइस था, तो उस टाइम से स्प्लिट हुआ, नीचे आया है, उसके बाद फिर से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी आपको 12 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है। और एक स्टॉक सर आपने क्या बोला, गेल जी, गेल में सर एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 188 185 के आसपास, अभी उसका नीचे ब्रेकडाउन हो गया है, जो अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा ना, ऊपर का अपना रेजिस्टेंस रहेगा 170 एंड डाउन साइड रहेगा 152, इसके अंदर ट्रेड करेगा 2-1 हफ्ता मुझे लग रहा है। अगर 170 के ऊपर आता है, क्लोजिंग देता है, उसके बाद ही नेक्स्ट मोमेंटम स्टार्ट होगा। ओके, तो सर आपने जो पीसी ज्वेलर में 12 रुपए का स्टॉप लॉस बोला था, उसमें नया निवेश नहीं करना ना, जिनके पास है वही होल्ड करें बस। नो फ्रेश एंट्री इन एनी पेनी स्टॉक लाइक पीसी ज्वेलर, वहां पे एंट्री नहीं लेना है। जिनके पास होल्डिंग है, आप 12 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए ठीक है, ये बात हो गई पीसी ज्वेलर की, गेल की, और उसके साथ साथ इरडा की, जहाँ पे कुछ और भी गिरावट आ सकती है। सर बीईएमएल को लेकर हमारे एक दर्शक हैं जियाबुल रहमान जी, कह रहे हैं सर बीईएमएल में फंस गया हूँ, क्या करें, 4400 के रेट में खरीदा हुआ है, बीईएमएल पर राय पूछ रहे हैं सर आपकी। मुझे लगता है कि सर जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, ऑलमोस्ट सपोर्ट थोड़ा दूर है, लेकिन उनको वहां तक ही एटलीस्ट होल्ड करना है, वो है 2150 2180 का लेवल। अभी फिलहाल अगर आपके पास होल्डिंग है, क्योंकि पूरा रेल काउंटर नीचे आया है, तो मुझे लगता है बीईएमएल को लेके एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। हड़बड़ी करने का कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, कंपनी बढ़िया है और हर साल रेल को कुछ ना कुछ एलोकेशन मिलता है। इस बार थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ है, तो इसलिए थोड़ा नीचे आ रहा है, और ओवर वैल्यूएशन था, बहुत टाइम से चल गया था, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आप ऊपर आ जाएगा। सर इसमें ना फ्रेश खरीदारी को लेकर भी सवाल आते हैं, क्योंकि स्टॉक हाई लेवल से करेक्ट काफी हो चुका है। मैं देख रहा हूँ सर 5,500 के आसपास का ऑल टाइम हाई है, और अभी ये 2,500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अपने हायर लेवल से सर ऑलमोस्ट ये 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो 50% का करेक्शन होने के बाद क्या वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहे हैं इसमें फ्रेश एंट्री के लिए? मुझे लगता है कि सर 2150 से लेके 2200 का जोन यहाँ तक और पैनिक आ सकता है, तो उसी लेवल पे एंट्री लेना चाहिए। अगर आपको इसके लिए 1 महीना वेट करना पड़ा, 15 दिन वेट करना पड़ा, तो आप वेट कीजिए, लेकिन आपको फेयर वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना है, वो है 2200 का जोन। ठीक है, तो 2150 से 2180 या फिर 2000 का लेवल आप पकड़ लीजिए, ये लेवल आपको मिलते हैं, तो आप चाहें तो एक बार की सोच सकते हैं बीईएमएल में भी निवेश बनाने के लिए। वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसका अहम सपोर्ट है, वहां से हो सकता है कि दोबारा ये घूमता हुआ दिखे। तो रहमान साहब आपके लिए राय आ गई है, 2150 से 2200 का जो लेवल है वो आपको जरूर यहाँ पर फोकस करके चलना है। सर आप क्या कमोडिटीज भी ट्रैक करते हैं? हमारी दर्शक हैं तृप्ता आलूवालिया जी, कह रही है कि ये गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपना व्यू शेयर कर दीजिए। नो सर, सॉरी, मैं कमोडिटी ट्रैक नहीं करता एक्चुअली। ठीक है सर, बंधन बैंक को लेकर आपका क्या व्यू है? परेश दीक्षित जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर बंधन बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इन्होंने वर्सेस सवाल पूछा है कि बंधन बैंक में पैसा लगाएं या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, दोनों में से कौन सा बेटर है? दोनों ही वैसे तो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, और इनके फंडामेंटल्स या फिर नतीजों वाइज देखा जाए तो जिस तरह का प्रेशर है इनकी बुक्स पर, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही नहीं? हाँ सर, मुझे लगता है कि एक बार ना, अगर मैं बंधन बैंक का ही बात बोलूं, मैं
कोलकाता बेस्ड कंपनी है, आई नो। सो बेसिकली मैनेजमेंट का जो ओपिनियन है, लेकिन इसके साथ मेरा एनालिसिस मैच नहीं करता, क्योंकि लगातार बंधन बैंक ने इन्वेस्टर्स को कभी भी अभी तक 1% भी रिटर्न दे नहीं पाया। 5 साल में हमने देखा कि कितना हाई था, ऑलमोस्ट 660 670 से ऑलमोस्ट नीचे आते आते अभी 52 वीक, आज भी 52 वीक लो के आसपास है। रिसेंटली मैनेजमेंट भी चेंज हुआ, पार्थ प्रतिम सेनगुप्त तो इनका न्यू सीईओ अपॉइंटेड हुआ, जो आरबीआई से उनको अपॉइंटमेंट मिला था, उसके बाद ही न्यू सीईओ अपॉइंटमेंट हुआ। तो अभी भी 52 वीक लो के आसपास है, जो कि बिजनेस तो बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, लेकिन दो चीज है। एक तो है, रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ है, मेरा एक बैंक अकाउंट था सर, वहां से किसी ने पैसा ले लिया और मैंने कंप्लेन भी किया, लेकिन बंधन बैंक वालों ने अभी भी सॉल्व कर नहीं पाया। तो ये तो सर मुझे लगता है कि साइबर फ्रॉड जो है आज के डेट में बहुत ही बड़ा एक इशू है, जो कि मुझे लगता है बंधन बैंक के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो मैं थोड़ा इस काउंटर को अभी इग्नोर करना चाहूंगा। सेकेंड पॉइंट जो है, 52 वीक लो के आसपास भी है, अभी 130 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, क्या पता सर 100 का लेवल भी मिले। तो इस काउंटर पे तो फिलहाल एंट्री करने का कोई व्यू मैं नहीं दूंगा। और आईडीएफसी फास्ट बैंक, मुझे लगता है टेक्नोलॉजिकल पार्ट में इन लोगों ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा है कि मैंने उनसे उनका जो व्यूज है वो भी मांगा है, तो उन्होंने मेरे को बताया बहुत कुछ इनपुट, क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसलिए, और इनका अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे, बेटर देन बंधन बैंक अभी चल रहा है मुझे लग रहा है। तो चार्ट में भी देखेंगे कि रिसेंटली सर 60 से लेके ऑलमोस्ट 100 तक गया था, लेकिन 100 से फिर से नीचे आते आते 62 60 के आसपास अभी ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है अगर आपको एंट्री लेना है, या तो अभी तो दोनों में एंट्री नहीं लेना है, अगर आपको एंट्री लेना है एक बैंक पे, वो आईडीएफसी फास्ट बैंक है, लेकिन ये 59 60 पे नहीं, आपको एंट्री लेना है 48 से लेके 50 के जोन। अगर कभी भी नेक्स्ट पैनिक सेलिंग मिला तो आप आईडीएफसी बैंक के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ओके, वो भी अगर 48 से 50 की रेंज में मिले तो आप इसमें निवेश करें, राइट? यस। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए सर, अगर आपको लग रहा है, आप जैसे कह रहे हैं कि दोनों में ही एंट्री नहीं करनी चाहिए, ना बंधन बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो बैंकिंग में अगर रहना ही है, पहले कर्नाटका बैंक को लेकर भी सवाल आया था, तो आपने कहा था कि कर्नाटका बैंक में भी आपको नहीं रहना चाहिए। तो फिर सर अगर बैंकिंग में किसी को रहना ही है तो पीएनबी ही बेटर विकल्प है, जैसा आपने पहले भी बताया। सर पीएनबी भी बेटर है, और अगर प्राइवेट में भी हम देखेंगे तो एक्सिस बैंक मुझे लगता है लॉन्ग टाइम अगर आपके पास है, थोड़ा 1-1.5 साल का भी व्यू है तो अच्छा है, क्योंकि एक्सिस बैंक का जो वैल्यूएशन अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट हमने देखा कि 2018 का वैल्यूएशन के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। और हमने सर ऑलमोस्ट आप ही के प्लेटफॉर्म में, आई थिंक मैंने पहला दिन बताया था 950 के आसपास उस टाइम पे ट्रेडिंग हो रहा था, 950 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि अपना एक्सिस बैंक के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि इनका चार्ट मुझे अच्छा लगता है, फंडामेंटल अच्छा है, और लोगों को पैसा बना के दिया है, तो उनके साथ जाना प्रेफर करूंगा जिन्होंने लास्ट 4-5 साल से लोगों को पैसा बना के दिया है। क्योंकि एंड ऑफ द स्टोरी कस्टमर सर्विस, एंड ऑफ द स्टोरी रिटर्न मैटर करता है। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक वन ऑफ द बेस्ट बेट हो सकता है। एक्सिस बैंक, ठीक है सर। मुझे याद है पिछली बार आपने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पे दोनों पे व्यू दिया था कि वहां पे आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 2 सवाल आखिरी सर हमारे दर्शकों के और से मैं रखूंगा आपके सामने। एक है टाटा टेक्नोलॉजीज और डॉक्टर रेड्डीज पर। मुनीश गुप्ता जी कह रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज एंड डॉक्टर रेड्डी फॉर पोर्टफोलियो प्लीज एडवाइज एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए अगर सर कोई पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, टाटा टेक्नोलॉजीज ने तो आज भी अपना 52 वीक लो बनाया 711 रुपए 20 पैसे का, और दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज। के 5 साल के लिए पोर्टफोलियो में इनको ऐड किया जा सकता है? सर मैं एक चीज हमेशा से बताता हूँ, चाहे नाम के आगे टाटा ही क्यों ना लगे हुआ हो, आईपीओ लो अगर इसके नीचे ट्रेडिंग हो रहा है, अगर आईपीओ हाई उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। तो ऐसे ही हमने देखा है कि नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है, एक सपोर्ट ब्रेक, फिर से नेक्स्ट सपोर्ट ब्रेक, ऐसा ही चार्ट में आ रहा है इंडिकेशन। क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोगों को ना आईपीओ में मिला था, तो उस टाइम के बाद से अभी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है इस टाइम पे 5 साल क्या 10 साल के लिए भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेंड बहुत खराब है, नेगेटिव है, डेली वीकली मंथली तीनों बेसिस पे। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही चार्ट सस्टेनेबल होने लग जाएगा उस टाइम पे आप टाटा टेक्नोलॉजी के बाद सोचेंगे। और रही बात है डॉक्टर रेड्डी ने पैसा बना के दिया, बहुत ही अच्छा फार्मा काउंटर है, एक बेस बॉटम बनाया था वो है 1100 के आसपास, उसके बाद लगातार हायर हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है।
और अभी जो चार्ट में पैटर्न बना है, कंसोलिडेशन पैटर्न बना के अभी ऊपर आने का ट्राई हो रहा है। मुझे लगता है एक बेस है शॉर्ट टर्म में 1160 1150 के आसपास, जो कि रिसेंटली लो लगाया था, उसके बाद से अभी ऊपर आ रहा है 1197 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 1200 के आसपास। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी के साथ उनको जाना चाहिए। अगर उनका 5 साल व्यू है तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक रिटर्न हो सकता है। चलिए ठीक है सर, ये होगी बात डॉक्टर रेड्डीज और टाटा टेक्नोलॉजीज की। आखिरी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ सर, वो है एनवायरो इंजीनियरिंग पर। फिनट्रिक्स नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई है। ये भी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है सर। इसको लेकर क्या व्यू है? आज लास्ट 2 घंटे में बहुत अच्छा स्टॉक में रिकवरी हमने बनती हुई दिखी, 236 के आसपास बंद हुआ, आधे % के आसपास की गिरावट लेकर। इस पर क्या व्यू है सर? इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इन्होंने लिया है या लेना चाहते हैं, बस ये पूछ रहे हैं कि इस पर कुछ बताइए। सर ज्यादा इसमें हमने अगर चार्ट देखा कि 280 के आसपास इनका ऑलमोस्ट प्राइस अभी चल रहा है, सॉरी 236 के आसपास इसका भी प्राइस चल रहा है। और अभी अगर मैं चार्ट को भी देखता हूं तो चार्ट मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि लगातार एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा। आज तो क्लोजिंग थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन चार्ट में मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार उनको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। और जो कि मैं देख पा रहा हूँ पर्टिकुलर इस काउंटर को फंडामेंटली भी ठीक नहीं है, तो उनको थोड़ा इग्नोर करने में बेटर होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करके चल सकते हैं। यही फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है सर। पिछली बार आपने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक रेकमेंड किए थे, कोई व्यू में चेंज या कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो? नहीं सर, बैंकिंग स्टॉक को लेके मेरा व्यू चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो सर अपना लॉन्ग टाइम के लिए है, और डाउन साइड का ध्यान रखते हुए हमने रिकमेंडेशन दिया था पूरा बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और आईसीआईसीआई को लेके हुए। और आपने देखा होगा जब हमने बात किया था एक्सिस बैंक का तो 950 के आसपास हमने बोला था, उसके बाद 1020 का भी हाई मेंटेन किया और 52 भी लो मेंटेन किया था 933 के आसपास एक्सिस बैंक। तो कोई व्यू चेंज नहीं है। एक स्टॉक सर आपने पूछा था, आई थिंक वीडियो भी बनाया था, वो है वायरी इंजीनियर को लेके। उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि अगर 2480 उसके ऊपर जाता है, 2500 उसके ऊपर जाता है, उसी के बाद मुझे एंट्री लेना है, नहीं तो मुझे एंट्री नहीं लेना है। और आज देखिए सर ऑलमोस्ट 2164 के आसपास, मतलब जहां पे हमने बात किया वहां से भी सर ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास नीचे आ गया है लास्ट 2 से 3 हफ्ते में। सर यही है, टेक्निकल एनालिसिस एक लेवल का एक इंपॉर्टेंस रहता है, इसीलिए मैं कभी कभी अवॉइड कर जाता हूँ और कभी कभी बाइंग भी अगर बोलता हूँ तो फेयर वैल्यूएशन के साथ बोलता हूँ। तो यही सर थोड़ा मुझे बताना था। चलिए ठीक है सर, तो बारी एनर्जीज पे भी जैसा आपने व्यू दिया था उस पे अगर लोगों ने आपकी बात मानकर अवॉइड किया या फिर उससे दूर रहे तो फायदा होता हुआ देखा या फिर नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक जहां पे बोला था वहां से भी करीब करीब 350 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2170 रुपए के आसपास। तो अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है, लेकिन अभी भी दूरी रहना है सर इससे। अभी भी दूरी रहना है, यहाँ पे बाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सर और एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो गया, वो है आईपीओ लो स्ट्रैटेजी। तो इसमें नहीं एंट्री लेना है, क्या पता 1800 चला जाए, 1900 चला जाए, चार्ट में बाउंस बैक आएगा उसके बाद ही एंट्री लेना है। चलिए परफेक्ट है सर। अब बाजार का फोकस इस बात पे रहेगा कि एफआईएस की बिकवाली को लेकर आज किस तरह का नंबर आता है। आईपीओ मार्केट में काफी हलचल है। आज क्वालिटी पावर का आईपीओ बंद हो गया, पूरा किसी तरह से भरने में कामयाब रहा। कल हेक्सावेट टेक की लिस्टिंग होने वाली है और कल ही एफएमसी बैठक के मिनट्स भी जारी होने हैं यूएस में। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जहां पे बाजार अब फोकस करके चल रहा है। और आज शाम एफआईएस का नंबर किस तरह का आता है ये हम सुबह बातचीत करेंगे 8:30 बजे जब आपके साथ जुड़ेंगे ओपनिंग बज में। तो आपके कोई सवाल है, कोई सवाल जो हम नहीं ले पाए हैं, तो सुबह आप हमारे साथ जुड़िएगा 8:30 बजे ओपनिंग बज में। आपको एफआईएस का जो डेटा है वो भी बताएंगे और आज बाजार में जो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बनी है उसमें एफआईएस ने किस तरह के सौदे एफएनओ साइड में लिए हैं वो भी आपके लिए डिकोड करेंगे। और डीआईएस की ओर से क्या आज भी खरीदारी का रुझान जारी है ये भी आपको कल आंकड़ों में आपके सामने रखेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा। स्टॉक्स इन न्यूज आपके लिए लेकर आएंगे, ब्रोकर्स के रडार पर कौन से शेयर हैं वो भी आपको बताएंगे, और आज का जो दिन भर का एक्शन और कल के जो आंकड़े हैं उसके बेसिस पर आपको कैसे ट्रेड करना है वो भी आपको पूरा ब्यौरा देंगे। सर बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? सर जो भी स्टॉक पे हमने डिस्कशन किया ड्यूरिंग द सेशन, कोई भी स्टॉक मेरा पर्सनल होल्डिंग पे नहीं है और हमारे कंपनी में और जो एनालिस्ट है उनका होल्डिंग पे नहीं है। सो इन्वेस्टर्स अपना पर्सनल एडवाइस करके एक बार पूछ के उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्टॉक्स। चलिए बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो क्लोजिंग बस को हम यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे सुबह 8:30 बजे मुलाकात होगी ओपनिंग बस में। तब तक के लिए आप
मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। सुबह मिलेंगे आपसे 8:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।